अच्छो, तो जी हाँ, कल एक आंधी आई थी, तूफान आया था और इसका नाम धुरंधर तो नहीं था। ये था आपका सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स का पेपर। और डायरेक्ट टैक्स का पेपर सबसे डिफिकल्ट आया था। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं मार्च मई 2022 के बाद और नवंबर 2017, ये दो ऐसे साल थे जब बहुत डिफिकल्ट पेपर आया था, और उसके बाद अब ये इतने कॉन्सेप्चुअल लेवल का पेपर आया था। मैं हूं सीए विजय साडा और आज हम लोग करने जा रहे हैं डीटी का जो आपका पेपर था जैन 26 का, इसका एक डिटेल पेपर रिव्यू कि पेपर में क्या क्या एडजस्टमेंट होनी चाहिए। और मोटे मोटे तौर पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने एडजस्टमेंट नहीं की है तो आपने चुपचाप अपने मे के लिए प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। और जो बच्चे मे 26 में शिफ्ट हो रहे हैं, मैं आपको क्लियर कट बता दूं, आपका फाइनेंस एक्ट बदल रहा है तो आपके डायरेक्ट टैक्सेस आपको बिल्कुल न्यू लेने पड़ेंगे, बुक्स एंड लेक्चर भी आपको न्यू करने पड़ेंगे क्योंकि मल्टीपल जगह अमेंडमेंट है। खैर उस बारे में बाद में बात करेंगे, हाल फिलहाल में आप इस पेपर रिव्यू के ऊपर आइए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका हमेशा टोटल इनकम का क्वेश्चन होता है, तो लेट अस अंडरस्टैंड कि टोटल इनकम में क्या कंसेप्ट थे और क्या क्या होना चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले नीरज एक इंडिविजुअल है। नीरज कौन है? इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है और एज बताया है 55 ईयर, मतलब नॉन सीनियर सिटीजन है। ठीक है, इज एन इंटीरियर डिजाइनर, मतलब कौन बात की है? प्रोफेशनल है। ठीक है, he had also started with the business of publishing of book on interior designing। करते क्या है? business of publishing the book। ये कंटेंट क्यों काम का है, आगे चलिए आपको काम समझ में आएगा, है ना। For providing the in-depth knowledge to the builder and home buyer, his total turnover and gross receipt from the business and profession was 16 crore rupees in last year। 24-25 के अंदर में आपका जो टोटल टर्नओवर है वो 16 करोड़ है, मतलब आप ऑलरेडी टैक्स ऑडिट के अंदर में आ रहे हैं। ये बात आप पहले क्लियर कर दीजिए क्योंकि आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। ठीक है, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फॉलोइंग 1.25 करोड़ आपका नेट प्रॉफिट दिख रहा है। एंड एड एंड लेस नीड्स टू बी डन। मैंने क्या कहा था? डायरेक्ट आओ, सबसे पहले नीचे आओ। आपने मैराथन देखा होगा, मैंने आपको सिखाया था कि सबसे पहले यहां पे वापस नीचे आना। आपको क्या करना है? टोटल इनकम कंप्यूट करना है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करना है अंडर द बोथ डिफॉल्ट टैक्स रिजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजिम। एंड आपको एडवाइस भी करना है साथ साथ में कि आपने यहां पे कौन सा बेनिफिशियल है। यानी आपको ये क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, हर एंगल को 2 बार चेक करना चाहिए और जो सही एंगल है फिर आपने एंड में क्या लेना चाहिए? एडवाइस लेना चाहिए इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। ओके, तो चलो सबसे पहले क्या आता है? आपने नेट प्रॉफिट लिखा होगा, नेट प्रॉफिट के बाद फर्स्ट एडजस्टमेंट आता है। ही हैज परचेज्ड एन एनुअल पब्लिकेशन ऑन द इंटीरियर डिजाइन फ्रॉम अ लोकल मार्केट ऑफ फॉर रुपीज 8,500 ऑन 10th में एंड पेड द होल अमाउंट इन कैश। अब देखिए क्योंकि कैश में पेमेंट हुआ है, यहां पे बच्चा क्या क्या गलती कर सकता है? वो सोचता है यार यहां पे कैश में पेमेंट हुआ तो मैं डिसअलाउ कर दूं, लेकिन याद रखिए 10,000 से नीचे है तो आपको यहां पे डिसअलाउ नहीं करना था। और इसके ऊपर इन्होंने 40% डेप्रिसिएशन क्लेम किया है ऑन पब्लिकेशन। तो देखो एक बात तो आप समझ के चलो, जो आपकी बुक्स है, क्योंकि बेसिकली उन्होंने क्या परचेस की है? बुक्स परचेस की है, राइट। अब बुक्स को आप एसेट दिखा सकते हैं और बुक के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है 40% ले सकते हैं। क्यों 40% डेप्रिसिएशन लेंगे? क्यों? क्योंकि आपने मोर देन 180 डेज यूज किया है, तो इस बुक्स के ऊपर आपने 40% डेप्रिसिएशन ले लेना चाहिए। ओल्ड स्कीम के अंदर में आपको एक और चीज सोचनी चाहिए, क्योंकि आप इस एक्सपेंडिचर को एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना है क्या? अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो प्लांट एंड मशीनरी पे मिलती है जो बिजनेस के अंदर में यूज की गई है। तो दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, क्या बुक्स प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आती है? द आंसर इज यस। तो मेरे हिसाब से यहां पे ओल्ड स्कीम में भी एडिशनल डेप्रिसिएशन होना चाहिए, हालांकि न्यू स्कीम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए कंसीडरिंग बुक एज प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि बुक जो है बेटा ये प्लांट एंड मशीनरी की डेफिनेशन में आती है, इस पे डेप्रिसिएशन 40% लगता है। और मैं आपको बता दूं जो एसएससी प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन में है उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है एज पर द सीबीडीटी सर्कुलर। तो लॉजिकली इस बुक्स के अंदर में अगर आप इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले ये जो बुक है इसको आपने क्या करना चाहिए? 8,500 रुपीज जो है ये आपने एड बैक करना चाहिए। इसके ऊपर 40% आपने डेप्रिसिएशन लेना चाहिए। ओल्ड स्कीम जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेना चाहिए, पर न्यू स्कीम में आपने एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लेना चाहिए। ये मेरे हिसाब से पहला एडजस्टमेंट होना चाहिए था। अब आते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इंक्लूड प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी 8 लाख मेड एज पर द एक्चुअल वैल्यूएशन। 2 has been paid in December 24, 3 has been paid in January 25 and balance 3 has been paid in 30th April बिफोर फाइलिंग द ड्यू डेट। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 43 भी कहता है रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले अगर आपने ग्रेचुटी पे कर दी तो इट इज अलाउड एज डिडक्शन। द पॉइंट इज यहां पे 2 पेमेंट ईयर के अंदर में ही हुए हैं
और एक पेमेंट जो हुआ है ये ईयर के बाद हुआ है 30 अप्रैल को, लेकिन आपने ड्यू डेट से पहले पे कर दिया है तो लॉजिकली ये अलाउ हो जाना चाहिए 43B के हिसाब से। नथिंग डूइंग, ना ऐड करना है ना लेस करना है, कुछ नहीं करने की जरूरत है। आता है तीसरा कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 50,000 चार्ज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ अ सोलर लाइटिंग सिस्टम। सबसे पहली बात तो वो एक सोलर लाइटिंग सिस्टम है, मतलब एनर्जी सेविंग डिवाइस है, यस और नो। तो उस पर नॉर्मल प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन नहीं लगता, उसके ऊपर एनर्जी सेविंग डिवाइस का जो परसेंटेज है वो लगना चाहिए, यस। अच्छा जी, फर्दर राइट, फर्दर कहां यूज किया है उसको, फैक्ट्री प्रीमाइसेस के अंदर में यूज किया है, विच इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग द बुक। द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वॉज 4 लाख रुपीज एंड इनको 1 लाख रुपए का सब्सिडी भी मिला है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइटिंग। अब यहां पे मल्टीपल चीजें हैं, एक एक चीज को ध्यान से सुनिए। पहला, आपने इसका एक सेपरेट वर्किंग नोट बनाना चाहिए था, ठीक है, ओके। पहला क्या बोला उन्होंने, डेप्रिसिएशन इंक्लूड 50,000 चार्ज ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइटनिंग सिस्टम। कब उन्होंने किया है भैया, नवंबर 10 के अंदर में किया है। तो सबसे पहली बात तो आपने क्या करना चाहिए, 50,000 एड बैक कर देने चाहिए बिंग डेप्रिसिएशन ऑन सोलर लाइटनिंग। दूसरी चीज आपने क्या करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन आपका कितना हुआ, एक वर्किंग नोट बनानी चाहिए एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट कितना कंसिडर होगा, 4 लाख रुपीज। साथ ही साथ में जो सब्सिडी आपको एसेट के अगेंस्ट में मिलती है उसको एक्चुअल कॉस्ट से आपको लेस किया जाता है। तो 4 लाख में से 1 लाख यहां पे लेस होंगे, 3 लाख आपकी एक्चुअल कॉस्ट बनेगी और 3 लाख का हाफ ही आपको डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। सर हाफ क्यों मिलना चाहिए, यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज, क्योंकि नवंबर में डाला है तो यूज्ड फॉर लेस देन 180 डेज आएगा और इसी के लिए आपको यहां पे क्या मिलना चाहिए, हाफ डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए। आई नो बच्चों, यहां तक के तो तुम्हें समझ में आ चुका होगा कि कितनों के ये 15 मार्क्स चले गए, पर घबराने की बात नहीं है, आप मेरे साथ रुकिए, क्योंकि ये 15 मार्क्स से कुछ नहीं होता, आगे के और भी मार्क्स है आपके पास, यस और नो, और हम तो आपके साथ है ही, टेंशन मत लो। अब एक और चीज समझना, यहां पे आपका एक्चुअल कॉस्ट, तो आपने 50,000 एड बैक करने चाहिए, 3 लाख रुपीज आपकी एक्चुअल कॉस्ट निकलनी चाहिए, 3 लाख के ऊपर आपने क्या करना चाहिए, डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए, दैट टू हाफ। ये हुई एक बात। अब आते दूसरी चीज के ऊपर, ये जो सोलर लाइटिंग आपने लगाई है ये अगेन काय के अंदर में आप ला सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी में ला सकते हो, और प्लांट एंड मशीनरी में अगर आप लेकर के आते हो तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से इस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए, दैट टू 50%, and balance 15% and balance 10% additional depreciation will be available in subsequent year। और न्यू स्कीम में इस पे भी एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए। सर क्यों, ये ऑफिस में नहीं लगाया है, ये कहां लगाया है, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में लगाया है, तो मेरे हिसाब से यहां पे नॉर्मल डेप्रिसिएशन हाफ, एडिशनल डेप्रिसिएशन हाफ, और एक नोट बननी चाहिए दैट बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में ये एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए थी, यस और नो। मतलब इस बार का जो पेपर था ना सर, जनवरी 26 का, जिसने भी बनाया था भाई साहब फुल रिस्पेक्ट, क्या गजब पेपर बनाया था, बच्चे के कोने कोने से कंसेप्चुअल क्लैरिटी खींच करके लेके आई है। तो वो बच्चा जिसने ये एडजस्टमेंट सोची नहीं, करी नहीं, तो भाई साहब वो तो पूरा का पूरा गियो, ठाकुर तो गियो, ये बात मान करके चलिएगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है आपको, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा है जरा ये देखिए, यहां पे भी क्या कंसेप्ट टेस्टिंग की है, और मतलब एक नंबर प्रॉब्लम। नीरज पेड कर रहा है 20 लाख रुपीज ट्यूशन फीस फ्रॉम हिज ओन सोर्स इंक्लूडिंग 2 लाख एज डेवलपमेंट फीस टू अ फॉरेन इंस्टीट्यूट दैट इज यूनिवर्सिटी फॉर हिज सन्स पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। अब पहले इसको यहीं तक के तोड़ के पढ़ो, ठीक है। अब पहली बात, ट्यूशन फीस का डिडक्शन किधर मिलता है, 80C के अंदर में मिलता है। 80C का डिडक्शन सिर्फ ओल्ड में मिलता है, न्यू स्कीम में नहीं मिलता। पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरा पॉइंट, जो उसने खर्चा भी किया है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी भी किया है, ट्यूशन फीस टू बी पेड इन इंडिया का सिर्फ डिडक्शन मिलता है, मतलब जो ओल्ड स्कीम में मिलने वाला भी है 80C में वो नहीं मिलने वाला। तो यहां पे ट्यूशन फीस जो आपने पे की है इसको ना आप ओल्ड स्कीम में क्लेम करेंगे ना न्यू स्कीम में क्लेम करेंगे, क्योंकि जो पे किया है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी को पे किया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अच्छा, अब कुछ बच्चों ने यहां पे एक बेसिक गलती कर दी होगी, उन्होंने ये ट्यूशन फीस हो सकता है पीजीबीपी में एड बैक करने की कोशिश की होगी, नहीं करना था, क्योंकि एक्सपेंसेस बोल के क्लेम नहीं किया है, सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये चीज दी हुई है। बात समझ में आ रही है? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ही हैज पेड 4 लाख एज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशनल लोन ऑफ 35 लाख taken during the financial year from a bank for MBA course pursued by her daughter। अब ये एक बिल्कुल ऑलटुगेदर डिफरेंट है, ये आता है 80E के अंदर में, ओल्ड स्कीम में मिल जाएगा, न्यू स्कीम में नहीं मिलने वाला। तो ये जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, इसका आपको 80E के अंदर में बेनिफिट मिल जाना चाहिए, दैट टू अंडर द ओल्ड स्कीम। न्यू स्कीम के अंदर में नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है सभी को? आते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी के ऊपर, मिस्टर Neeraj by oversight did not record depreciation 1500 on designer equipment in the books of accounts।
तो आपके कुछ डिजाइनर इक्विपमेंट्स है, इसके ऊपर आपने डेप्रीसिएशन जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। कंसिडर द अमाउंट एज इनसिग्निफिकेंट, डिसाइडेड नॉट टू क्लेम। उन्होंने सोचा कि भैया ये इनसिग्निफिकेंट है तो हम यहाँ पे क्यों दिमाग लगाए, तो छोड़ दो, नहीं लेते। सर अंडरस्टैंड, हम मटेरियलिटी जो है ICDS 1 के हिसाब से फॉलो ही नहीं करते इनकम टैक्स में, तो आपको क्या करना चाहिए, 1500 रिड्यूस करना चाहिए। उसको मटेरियल लग रहा नहीं लग रहा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ये आपने यहां से रिड्यूस कर देना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ही हैज ट्रांसफर 50,000 टू हिज वाइफ सुनीता इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अब यहां पे देखो इन्होंने क्या किया मालूम है, ईयर के साथ घुमाने की कोशिश की है। समझना, वाइफ को कब ट्रांसफर किए थे, 22-23 में ट्रांसफर किए थे, दैट टू विदाउट कंसिडरेशन। दिस अमाउंट वाज गिवन बाय मिसेस सुनीता एज लोन टू मिस्टर सम्राट। तो हस्बैंड ने वाइफ को दिया था। अब यहां पे आप नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, हस्बैंड का नाम नीरज है भैया, तो आप ये सोचेंगे इसमें से सम्राट कहां से आ गया, तो सुनिए, नीरज ने सुनीता को दिया और सुनीता ने सम्राट को दिया, ये पूरा गेम है। वापस से, नीरज ने सुनीता को दिया और सुनीता ने सम्राट को दिया, पहले ये बात समझ लेना, ठीक है। अब हस्बैंड जो वाइफ को दे रहा है विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एनी कंसिडरेशन, ये किसके हाथ में क्लब होता है, इससे आने वाली इनकम नीरज के हाथ में क्लब होती है। तो 50,000 रुपए पे सुनीता जो कुछ अर्न करेगी, 50,000 रुपए पे सुनीता जो कुछ अर्न करेगी, वो किसके हाथ में क्लब होगा, नीरज के हाथ में क्लब होगा। सो बेसिकली इसके आगे बढ़ते हैं ये स्टोरी के साथ। ओके, दिस अमाउंट वाज गिवन बाय सुनीता एज लोन टू मिस्टर सम्राट। सुनीता ने किसको दे दिया, सम्राट को दे दिया। ओके, मिसेस सुनीता अर्न 20,000 इन इंटरेस्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 23-24। अब पहली बात तो क्या बोला उन्होंने, ये जो 20,000 रुपए है ये 23-24 में मिले। अब जो 23-24 में मिला उसका टैक्सेबिलिटी 24-25 में क्यों आएगा, वो तो पहले ही टैक्स हो चुका होगा। तो इसका कुछ नहीं करना, ये लास्ट ईयर का पेमेंट है, इसका आपको कुछ नहीं करना था, ये लास्ट ईयर का पेमेंट था, सिर्फ तुमको घुमाने के लिए देता। पर भाई साहब बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये आपने कुछ नहीं करना चाहिए था। अब बढ़ते हैं आगे, यानी पूरी स्टोरी में, पूरी स्टोरी जो आपको घुमा घुमा के दी गई है, उस पूरी स्टोरी में नीरज ने सुनीता को 50,000 रुपए दिए हैं, सुनीता ने उठा के किसको दे दिए, सम्राट को दे दिए। लास्ट ईयर सुनीता ने 20,000 कमाए, तो ये तो लास्ट ईयर ही क्या हो जाने चाहिए थे, नीरज के साथ क्लब हो जाने चाहिए थे, उसका करंट ईयर में कहीं कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या हुआ, विच शी ऑल्सो लेंट। अब ये जो 20,000 है ये क्लब लास्ट ईयर किसके हाथ में होंगे, सुनीता के हाथ में, लेकिन ये जो सॉरी नीरज के हाथ में, लेकिन सुनीता को जो ये 20,000 रुपए मिले ये भी उसने किसको लेंट कर दिए, सम्राट को। मतलब बेसिकली सम्राट को कितने गए, 50,000 जो पति से आए, किससे, नीरज से, और 20,000 जो उसने लास्ट ईयर का इंटरेस्ट कमाया था वो भी वापस किसको दे दिया, सम्राट को दे दिया। मतलब बेसिकली सुनीता ने सम्राट को कितने रुपए दिए होंगे, 70,000 रुपीज। करेक्ट, सुनीता ने सम्राट को कितने दिए होंगे, 70,000, क्योंकि ये 20,000 जो है वो लास्ट ईयर के थे। क्लब भले ही नीरज के हाथ में हुए होंगे, पर पैसा सुनीता ने पकड़ के किसको पकड़ा दिया, सम्राट को। करेक्ट, तो लास्ट ईयर में नीरज ने 20,000 पे टैक्स भरा होगा, पर वो पैसा सुनीता के पास ही पड़ा था। ये उठा करके सुनीता ने किसको दे दिया, सम्राट को दे दिया। मतलब सम्राट के पास इन टोटल कितने रुपए आ गए भैया, 70,000 रुपए। अब आगे की कहानी, सुनीता ने इस पे इंटरेस्ट रिसीव किया है करंट ईयर में 20%। अब इसको पहले थोड़ा सा अलग कर देते, ये 70,000 रुपीज में से क्या मैं कह सकता हूं 50,000 रुपए जो थे ये नीरज से आए थे, और इसके ऊपर जो इनकम अर्न करी है वो किसके हाथ में टैक्सेबल होना चाहिए, ऑब्वियसली नीरज के हाथ में, क्योंकि हस्बैंड ने विदाउट कंसिडरेशन कितने रुपए दिए थे, हस्बैंड ने विदाउट कंसिडरेशन 50,000 रुपीज दिए थे। तो ये 50,000 के ऊपर का जो अर्निंग है ये किसके हाथ में टैक्स होना चाहिए, नीरज के हाथ में। तो 50,000 का जो भी 20% है ये नीरज के हाथ में टैक्स होना चाहिए था। 50,000 का जो 20% है ये नीरज के हाथ में क्या होना चाहिए था, दोस्त, टैक्स होना चाहिए था। अब बचे हुए 20,000 रुपए भी सुनीता ने सम्राट को उठा के दिए। ये 20,000 का जो 20% है, राइट, दैट इज 4,000 रुपए, ये सिर्फ सुनीता के हाथ में ही टैक्स होने वाले हैं। तो भाई साहब ये जो अमाउंट है ये सुनीता के हाथ में टैक्स होना चाहिए, और 50,000 का 20% नीरज के हाथ में टैक्स होना चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहे हैं सभी को? बहुत ही न्यू एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्लबिंग, जेन्युइनली गुड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में मैक्सिमम बच्चों ने गलती की होगी, आपने की है कि नहीं आपने समझ लेना। हिज 17-year-old डॉटर रिसीव 5 लाख रुपीज फॉर एक्टिंग इन माइथोलॉजिकल टीवी शो। एक मिनट, किसने कमाया, माइनर ने। माइनर की इनकम क्या होती है, क्लब होती है। यहां तक बहुत सारे बच्चों को क्लिक किया होगा, लेकिन जो आप किसके आगे क्लिक नहीं कर पाए होंगे बहुत सारे बच्चे, वो क्या है मैं आपको बताऊं, एक्टिंग मतलब स्किल एंड टैलेंट से पैसा कमाया। स्किल एंड टैलेंट से कमाया गया पैसा क्लब नहीं होता, ये माइनर के हाथ में टैक्स होता है। ये सुनो, और यहां पे जानबूझ के आपको बताया कि सुनीता की टोटल इनकम कितनी है,
ताकि आप उसके क्लबिंग पे दिमाग लगाओ। क्लबिंग होगी नहीं, स्किल एंड टैलेंट से इनकम आने वाली क्लब ही नहीं होती। तो ये जो टोटल इनकम ऑफ मिसेस सुनीता दिया है, ये सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है, बाकी कुछ नहीं। समझ में आया? ये सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने के लिए दिया है, यहां पे कुछ चीज नहीं करना था आपने। फिर आते हैं ई पॉइंट के ऊपर। ही सोल्ड अ लार्ज प्रिंटिंग मशीन, द ओनली एसेट इन द ब्लॉक। द ओनली एसेट इन द ब्लॉक बोला है भाई साहब, द ओनली एसेट इन द ब्लॉक, मतलब इसको बेचने के बाद ब्लॉक खाली हो जाना है। Which was originally acquired for 3 lakh on 2 October 2022 and depreciated at the rate of 15%. Machine was ultimately sold in July 25 for 2 lakh. बेहतरीन एडजस्टमेंट, पर जिसके कंसेप्ट क्लियर होंगे उसी ने ये काम किया होगा। याद है आपको, हमने फास्ट ट्रैक और रेगुलर के अंदर में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन लिए थे। पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज सोचो, कौन सा सेक्शन लग रहा है भाई जी? यहां पे सेक्शन लग रहा है सेक्शन 50। यहां पे कौन सा सेक्शन लग रहा है? यहां पे सेक्शन लग रहा है सेक्शन 50। सेक्शन 50 क्या बोलता है कि जब भी आप कोई डेप्रिसिएबल एसेट सेल करते हो तो इस पे आने वाला जो गेन है ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बनना चाहिए। अब इसको बड़े शांति से सॉल्व करने वाला गेम था। सबसे पहले आपने 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन क्या किया होगा? इस एसेट को उठाया होगा। ठीक है, यह एसेट आपने 3 लाख रुपए के अंदर में उठाया होगा। अब इस 3 लाख में से आपने सबसे पहले 22-23 का डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, 22-23 का डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, फिर 23-24 का डेप्रिसिएशन माइनस करना चाहिए था, तो जाके आपको मिलता WDV एज ऑन 1/4/2024। इस WDV में से सेल माइनस करना चाहिए था, दैट इज सेल वैल्यू में से WDV माइनस करनी चाहिए थी, तो आपको अकॉर्डिंगली जो गेन आता उसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और अगर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होता तो आप अकॉर्डिंगली इसे क्या कर सकते हैं? सेट ऑफ के एडजस्टमेंट में कंसिडर कर सकते हैं। और अगर ये गेन आया तो अकॉर्डिंगली आपको क्या कंसिडर करना है? टोटल इनकम में कंसिडर करना है। ये ऑल टोटल वो गेम था सेक्शन 50 से रिलेटेड। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ये रिलेटेड था आपके 80JJAA से, राइट? 80JJAA से। अब एक पॉइंट जो मैं आपको सबसे पहले बोला था प्रॉब्लम की शुरुआत में, पूछो क्या? 80JJAA का डिडक्शन भाई मिलता किसको है? एनी एसएससी हु इज कवर्ड इन टैक्स ऑडिट, बराबर है? अपना नीरज भाई ऑलरेडी टैक्स ऑडिट में कवर था, लास्ट ईयर का टर्नओवर 16 करोड़ है। ये इतना अंदर तक जाके इन्होंने प्रॉब्लम को रचा था, इसलिए पूरे इंडिया में हाहाकार है कि क्या प्रॉब्लम था। पर आपका प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, रुकिए, है ना? डिटेल में कंसेप्ट वाइज सब सॉल्व करेंगे। अब हम ऑलरेडी टैक्स ऑडिट में थे तो 80JJAA मिलना था क्या? द आंसर इज यस। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। 80JJAA दोस्तों ओल्ड स्कीम में भी मिलता है, न्यू स्कीम में भी मिलता है। कहां मिलता है? ओल्ड स्कीम में भी मिलता है, न्यू स्कीम में भी मिलता है। तो जब आप अपनी टोटल इनकम को सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको इसे क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, चेक करिए। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उन्होंने 5 रेगुलर एम्प्लॉय को हायर किया, राइट? पहले जून 24 के अंदर में किया, जिनकी सैलरी 20,000 पर मंथ थी, एंड 10 न्यू रेगुलर एम्प्लॉय को आपने ज्वाइन किया कब? 1 जुलाई से, जिनकी सैलरी 26,000 थी। तो जिनकी सैलरी 25,000 के ऊपर आती वो तो एलिजिबल एम्प्लॉय है ही नहीं, तो ये 10 एम्प्लॉय एलिजिबल एम्प्लॉय नहीं बने। सारों की सैलरी दी है अकाउंट पे चेक से, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एंड दे पार्टिसिपेट इन आरपीएफ, मतलब 80JJAA मिल जाएगा। कितना मिलेगा? अब बचे ही 5 एम्प्लॉय। 5 एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 पर मंथ के हिसाब से 10 मंथ के लिए, 10 मंथ क्यों काउंट करेंगे? जून से लेके अगले मार्च तक का, और उसका 30% आपको क्या होगा? डिडक्शन मिलेगा। तो डिडक्शन शुड हैव बीन 5 into 20,000 into 10 into 30%, ये आपका डिडक्शन आना चाहिए था, बोथ अंडर द न्यू एंड द ओल्ड स्कीम। नेक्स्ट आता है आपका रॉयल्टी ऑफ 4.9 लाख रुपीज वॉज पेड टू मिस्टर जॉय, अ नॉन रेसिडेंट, बराबर है? ऑन 30 जून 2023। पूरा गेम ना बेटा डेट का है, जिसने डेट नहीं लिया समझ लो उसकी तो तारीख लग गई। सुनना, आपने नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कब किया? 23 के अंदर में। आप कहां बैठे हैं? 24-25 के अंदर में बैठे हैं आप, ठीक है? तो आपने पेमेंट कब किया? लास्ट ईयर आपने पेमेंट किया। कब किया था? एनआर को किया था विदाउट टीडीएस, बट टैक्स वॉज सब्सिक्वेंटली डिडक्टेड एंड पेड इन द करंट ईयर। अब सोच, 23-24 के अंदर में तूने एनआर को कोई पेमेंट किया जिसके ऊपर तूने डिडक्ट नहीं किया टीडीएस, तो 23-24 के अंदर में अगर तूने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया तो लास्ट ईयर में वो क्या हुआ होगा? डिसअलाउ हुआ होगा। अरे एवरीबॉडी, लास्ट ईयर में वो डिसअलाउ हुआ होगा। कौन से सेक्शन की बात चल रही है? 40AI की बात चल रही है। और करंट ईयर में क्योंकि आप इसे पे कर रहे हैं तो ये अलाउ होना चाहिए, और बेसिकली आपने ये 4.9 लाख रुपीस पीजीबीपी कंप्यूट करते वक्त लेस करना चाहिए। आपने ये 4.5 लाख रुपीस पीजीबीपी को कंप्यूट करते वक्त क्या करना चाहिए दोस्त? लेस करना चाहिए।
आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड अकॉर्डिंगली फिर जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी को कम रख रहा होगा, है ना, आपने वो ऑप्शन के साथ एडवाइस भी करनी चाहिए। अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जिनको यहां तक के समझ में आ गया कि ये 15 मार्क तो भाई साहब हमारे मिल गए, चले गए, या एटलीस्ट आधे तो मिल ही जाएंगे, है ना, वो भी तब जब आपने सारे एडजस्टमेंट्स किए होंगे। आर यू गेटिंग द पॉइंट? मिल सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, 2A की बात करते हैं। 2A का रेसिडेंशियल स्टेटस का क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इजी था, पर आपको ना यहाँ पे कुछ ट्रिक्स दिए गए थे। ट्रिक्स देखिए, वो ट्रिक्स अगर आपने सही तरीके से क्रैक कर लिए हैं तो आप मान करके चलिए कि आपके पास स्टिल होप्स बचे हुए हैं एज फार एज DT इज कंसर्न। तो पॉल है एक इंडियन सिटीजन और वो करता भी है VPHUF के, स्टे करते हैं आउटसाइड इंडिया इतने दिनों के लिए। अब यहां पे बच्चा क्या कर सकता है मालूम है? अगर उसने ये वर्ड देखना भूल गया ना, स्टे आउटसाइड इंडिया, तो उसको लगेगा ये नंबर ऑफ पीरियड इंडिया के अंदर में है, और ये जिन लोगों ने किया है उनका ये क्वेश्चन वैसे ही पूरा गलत है। तो जिन्होंने ये वर्ड ढंग से पढ़ा है ना, स्टे आउटसाइड इंडिया, वही इस गेम में इस क्वेश्चन में टिके, नहीं तो सब आउट है। पॉइंट नंबर 1, सर क्या आप हमें डरा रहे हो? डरने की बात है, क्योंकि ये आपके लाइफ की बात है, डरना ही चाहिए, और अब तो और डरना चाहिए आपको इंस्टीट्यूट से। जो जो बच्चे प्रैक्टिस करके नहीं गए थे, जिन जिन बच्चों ने क्लास के अंदर में ध्यान नहीं दिया, आज उनको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि उनके 6 महीने लाइब्रेरी में घुस गए। समझ में आ रहा? मैं हर बार चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि भैया सिर्फ रिवीजन से आपके काम नहीं होने वाले, सॉल्विंग के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करो। ये देखिए सॉल्विंग न करने का नतीजा, आपने एक वर्ड गायब कर देना, स्टे आउटसाइड इंडिया। मतलब आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डेज इंडिया में कितने हैं। कैसे करोगे आप? आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए 1920 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे 366 डेज थे, है ना। 366 में से आपको 112 डेज यहां पे माइनस करने चाहिए। अब 1920 के बाद 2021 दिया है, 365 में से आपने 221 माइनस करने चाहिए, तो आपको बैलेंस नंबर ऑफ डेज इंडिया के अंदर में मिलेंगे। लेकिन अब यहां से क्वेश्चन ने जो समझदारी दिखाई है वो ये है कि 2021 के बाद उन्होंने सीधा 24-25 दिया और लिखा अपार्ट फ्रॉम अबाउ ही नेवर वेंट आउट ऑफ इंडिया इन द पास्ट 15 ईयर्स। यानी बचे हुए पूरे नंबर ऑफ डेज वो हमेशा कहां था? इंडिया में। मतलब आपको 1920 दिया है, 2021 दिया है, और बीच से ये सारे पीरियड गायब कर दिए, 21, 22, 22, 23, 23, 24 गायब कर दिया, और सीधा आपको 24-25 के बारे में बताया, जिसमें हम 365 में से 90 माइनस कर देंगे। अच्छा एक बात आपको और बता दूं, यहां पे ना एक और लीप ईयर आएगा, 2023-24 भी एक आपका क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। यहां पे भी 366 में से आपको यहां पे 365 की जगह 366 डेज कंसिडर करने पड़ेंगे इंडिया के अंदर में। अब सिचुएशन समझिए आगे की क्या बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में इन्होंने रेसिडेंशियल स्टेटस एंड एग्रीकल्चर इनकम दोनों को मिक्स कर दिया था, पर आपको तार तार करके अलग करना है। अभी अगर एग्रीकल्चर वाला पार्ट आप छोड़ दो, नीचे आके पहला सवाल, रेसिडेंशियल स्टेटस HUF का बताइए क्या है। उन्होंने HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा। अब देखो HUF कुछ दिन के लिए इंडिया के अंदर में भी था, और क्योंकि पार्शियल डिसीजन कहां हो रहे? इंडिया के अंदर में हो रहे हैं, तो HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या बन गया? रेसिडेंट बन गया, क्योंकि पार्ट ऑफ द डिसीजन कहां हो रहे हैं? इंडिया में हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब अगर आप ध्यान देंगे, कर्ता अगर 6 को सेटिस्फाई करता है तो होल HUF को क्या कहते हैं? ROR। मतलब क्या क्या सेटिस्फाई करना है उसको? पहला 2 आउट ऑफ 10 कहां रहना है? इंडिया में रहना है, आराम से हो रहा है, एंड 730 डेज इन 7 प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर भी होना चाहिए। मेरे हिसाब से वो भी हो रहा है, तो लॉजिकली मेरे हिसाब से HUF क्या बन रहा है? ROR बन रहा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, कंप्यूट टोटल इनकम अंडर द प्रॉपर हेड एंड नेट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ VHP अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। बराबर है? यहां पे क्या बोल रहे हैं वो लोग? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हिसाब से आप उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी निकालिए। ठीक है, तो पहला रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? ROR। अब यहां से बढ़ते हैं आगे। VHP ओन 2 एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। कितनी लैंड ओन करते हैं वो? 2, 1 इन मैसूर, 1 इन सहारनपुर। ओके, मैसूर लैंड इज यूज फॉर कॉफी कल्टीवेशन। आप क्या करते हैं? कॉफी कल्टीवेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है बेटा? 4 लाख, और इसको सेल कितने में किया जाता है? 15 लाख के अंदर में। तो यहां आपकी पहली लैंड का डिटेल खत्म हुआ। अब मेरे को एक बात बताओ, आप यहां पे कॉफी उगा रहे हो, और कॉफी उगाने के बाद आप क्या कर दे रहे हो? डायरेक्टली सेल कर दे रहे हो। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ कॉफी, तो उगाने के साथ साथ आप उसको क्या कर रहे हो? कल्टीवेशन की भी कॉस्ट ले रहे हो। तो क्या यहां पे आपने 60-40, 75-25 क्या ये सब करना चाहिए क्या? देखिए मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन माने तो यहां पे 2 ऑप्शन पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर 1,
आपने उगाया और उगा के डायरेक्टली बेच दिया, मतलब 15 लाख माइनस 4 लाख 11 लाख आपकी प्योर एग्री इनकम बननी चाहिए। ये है ओपिनियन नंबर 1। ओपिनियन नंबर 2, ये कॉफी में इन्होंने क्या नहीं किया, ग्रोन, कर्ड एंड रोस्टेड जैसा कोई कैलकुलेशन नहीं दिया। तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इसमें से आप सोच सकते हैं कि भैया एक अजम्पशन लिखना पड़ेगा दैट वी अज्यूम दैट इवन अपार्ट फ्रॉम कॉफी कल्टीवेशन ये क्या हो रहा है, ग्रोन एंड कर्ड भी किया जा रहा है। तो आपने अकॉर्डिंगली 75-25 या 60-40 वाले गेम खेलने चाहिए। बट क्योंकि यहां पे कुछ नहीं दिया है, मैं मेरा प्राइमरी ओपिनियन रखता हूं कि ये प्योरली एग्रीकल्चरल इनकम बननी चाहिए। यस, इसके आगे की लैंड का क्या हुआ? सहारनपुर लैंड हैज बीन यूज्ड फॉर शुगर कल्टीवेशन विच इज फर्दर यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर इन फैक्ट्री ओन। अब देखो, जो शुगर थी वो आपने उगाई भी और उसको फैक्ट्री ओन में डाल भी दिया, यानी यहां पे आ गई आपकी कंपोजिट इनकम। यहां पे क्या आ गई, आपकी कंपोजिट इनकम खड़ी हो गई। शुगर केन 8 लाख was processed into sugar with job cost of 3 lakh and is sold for Indian market at 28 lakh. The cost of cultivation of sugar is 2 lakh. Okay. अब मुझे एक बात बताओ, शुगर केन वर्थ 8 लाख दिया है, मतलब ये इसकी क्या दी है बेटा, फेयर मार्केट वैल्यू दी है, बराबर है। अब यहां पे दो तरीके की इनकम होगी, एक एग्री इनकम और दूसरी आपकी बनेगी पीजीबीपी इनकम। एग्री इनकम कितनी बनेगी, फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख माइनस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कितना है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन 2 लाख, 6 लाख आपकी एग्रीकल्चर इनकम बननी चाहिए। पीजीबीपी कितना बनेगा, पीजीबीपी में हम सबसे पहले लेते हैं सेल वैल्यू 28 लाख रुपीज। 28 लाख रुपीज में से आपकी फेयर मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपीज माइनस होगा और आपका जो जॉब वर्क था वो 3 लाख माइनस होना चाहिए, यानी 28 लाख माइनस 8 बनता है 20, 20 माइनस 3 17 आपके लिए क्या बननी चाहिए, पीजीबीपी। तो एग्री बनेगी आपकी कितनी, 6 प्लस 11 लगभग 17 लाख रुपए आपकी पीजीबीपी की नहीं एग्रीकल्चर बननी चाहिए एंड 17 लाख रुपए ही आपकी क्या बननी चाहिए, पीजीबीपी बननी चाहिए। एवरीबॉडी मजा आ रहा है मालिक आपको? अगर आपको लग रहा है, क्योंकि देखो ये चीज के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, टीचर को भी बहुत मेहनत लगती है, मैं हूं कोई भी हो और टीचर को भी उतनी मेहनत लगती है इस पेपर को देखना, एनालाइज करना। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम एनालिसिस कर रहे हैं कुछ चीजें हमारे पास से भी छूट सकती है, तो हर बच्चे को एक सॉफ्ट रिकमेंडेशन है कि भैया आप इन्हीं चीज को श्योर मत मान के चलिए, इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर भी देख लीजिए। बट मेरे हिसाब से हम मोटे मोटे तौर पर जो बात कर रहे हैं ना वो सब सही ही है, यस और नो। कुछ एजम्पशंस इधर उधर हो सकते हैं जिसके कारण आपका आंसर चेंज हो जाए, बट अदरवाइज तो मोस्टली आंसर यही रहने वाले हैं। यस मालिक, और यहां तक के आपको समझ में आ चुका होगा क्या ये 6 मार्क आपके हाथ में आ रहे हैं या 6 मार्क नहीं आ रहे। वैसे आप मेरे से पूछेंगे तो ये बहुत प्रिटी इजी क्वेश्चन था, यहाँ के 6 मार्क आपने खींची लेने चाहिए थे। इसके आगे आता है 4 मार्क, टीडीएस से रिलेटेड है। मेरे को बहुत एक्सपेक्टेड था कि भैया टीडीएस के अंदर में टीसीएस पूछेंगे, पर टीसीएस को ना पूछ के उन्होंने वापस टीडीएस को ही पूछ लिया। अब यहाँ का पहला जो क्वेश्चन था ये थोड़ा सा घुमाने लायक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, डॉक्टर राम नारायण इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। बच्चे के मन में आता है 194J, पर ना ये क्वेश्चन 194J का है ही नहीं, ये 194A का है। मैंने भी पहले पढ़ते वक्त ये गलती कर दी थी कि मैंने बोला सर्जन है ओ 194J लाएंगे, मुझे लगा नहीं ये हो नहीं सकता, क्योंकि आगे देखा मैंने फ्रेंड से लिया है एक्सपांड करने के लिए क्लिनिक को और उन्होंने 2.5 लाख इंटरेस्ट पे किया है। और भाई साहब ये इंटरेस्ट है ना सिक्योरिटी पे नहीं है, तो 193 भी नहीं आ सकता, यहां पे 194A आएगा। समझ में आई बात? अब इस प्रोफेशनल रिसीट कितनी है, 52 लाख है। आय हाय हाय हाय, प्रोफेशनल रिसीट कितनी है, 52 लाख है एंड 48 लाख है 23, 24 एंड 24, 25 में। हाउ दिस कॉन्टेक्स्ट इज रिलेटेड? भाई साहब 194A के अंदर में आप टीडीएस तभी डिडक्ट करते हैं जब प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर, क्या बोला मैंने, प्रीवियस प्रीसीडिंग ईयर का जो आपका टर्नओवर है ये 50 लाख से ऊपर हो। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर क्योंकि 50 लाख से ऊपर है, मतलब लास्ट ईयर में आपने 50 लाख से ऊपर का पेमेंट किया है और करंट ईयर में जो आप इंटरेस्ट दे रहे हैं ये प्रिस्क्राइब लिमिट से ऊपर जा रहा है, आपको यहां पे 194A के अंदर में 10% टीडीएस करना चाहिए। बहुत सिंपल, बहुत इजी। तो जो आपका 2.5 लाख है, 2.5 लाख के ऊपर यहां पे आपने 10% का टीडीएस करना चाहिए विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 194A। गेम ओवर। अब आते हैं नेक्स्ट। यहां जो घुमाने की कोशिश की ना इंस्टीट्यूट ने, भाई साहब एक नंबर घुमाने की कोशिश की है। मैं आपको समझाता हूं क्या किया इन्होंने। 194N का बेस लॉ समझते हैं हम लोग। 194N के ऊपर ये बेस्ड है क्योंकि हम यहां पे कैश विड्रॉ कर रहे हैं। तो 194N का एक बेस लॉ क्या कहता है कि अगर आपने कभी भी क्या किया है दोस्त, अगर आपने कभी भी
कैश विड्रॉल किया है बैंक से और ये कैश विड्रॉल 1 करोड़ के ऊपर जाता है तो टीडीएस विल बी एट द रेट ऑफ 2% ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। टीडीएस कितने पे होता है? ऑन द सम एक्सीडिंग 1 करोड़। हालांकि अगर सामने वाले ने पिछले 9 सालों का रिटर्न नहीं भरा है तो टीडीएस फिर 20 लाख रुपीस के ऊपर आता है 2% एंड 1 करोड़ के ऊपर आता है 5%। क्लियर है? अब अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो वो लोग क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन में पहली बात देखते हैं कि महेश ने कैश डिस्ट्रीब्यूट किया फ्लड अफेक्टेड पीपल को पंजाब में। अब क्या यहां पे पंजाब से कोई रेफरेंस है? कुछ कोई रेफरेंस नहीं है। उसके आगे ही मेंटेन बैंक अकाउंट विद अ नेशनलाइज्ड बैंक एंड विड्रॉ 2 करोड़ इन कैश इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर during the last 4 previous year. Mahesh has filed return of income only for the previous year 23-24 and his income in the remaining 3 years is below basic exemption limit. अब सोच के देखना, जब इनकम ही बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट के बिलो है तो रिटर्न भरने की तो दरकार थी ही नहीं। यस और नो? लेकिन वो लॉ कब एप्लीकेबल है? जब आपने 3 सालों में रिटर्न नहीं भरा है, पर 1 ऑफ द ईयर आपने रिटर्न भरा है तो वहां पे 20 लाख का कंडीशन ही एप्लीकेबल नहीं है। तो यहां पे सीधा सीधा क्या करना था? कुछ नहीं, 1 करोड़ का 2% विल बी द टीडीएस, गेम ओवर। बहुत ईजी था। तो यहां पे ये जो बाकी के वर्ड्स डाल करके आपको घुमाने की कोशिश की ना, आपको यहां पे घूमना ही नहीं था, क्योंकि आपको ये लॉ कब एप्लीकेबल होता था? आपको ये लॉ तब एप्लीकेबल होता था जब आपने पिछले 9 सालों के रिटर्न नहीं भरे। आपने 1 ऑफ द ईयर का रिटर्न भरा है तो वो 20 लाख वाला लिमिट यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है, यहां पे सीधा 1 करोड़ वाला लिमिट एप्लीकेबल है। गेम ओवर एवरीबॉडी। यस, अब बढ़ते हैं आगे। 6 मार्क का ये क्वेश्चन नंबर 3A। अब यहां पे बहुत सारे बच्चों ने गलती की हो सकती है। पहली गलती जो मैं आपको बताता हूं, ही इज एम्प्लॉयड इन अ गवर्नमेंट कंपनी। याद रखिए सर, गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता। तो पहली बात, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और उस हिसाब से आपने पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए था। बढ़ते हैं आगे। उसको सैलरी मिली है 1 लाख पर मंथ और डीए मिला है 25% ऑफ बेसिक सैलरी। ये तो बिल्कुल कॉमन बात थी, ठीक है। कंपनी की पॉलिसी थी कि अलाउंस और परक्विजिट कुछ को कुछ तो देखना चाहिए, ठीक है। पहला क्या दिया उन्होंने? ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कैलेमिटी कॉज्ड बाय द क्लाउड बर्स्ट इन हिमाचल प्रदेश ही इंस्ट्रक्टेड हिज एम्प्लॉयर टू डायरेक्टली डिपॉजिट द पे एंड डीए फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इनटू पीएम केयर फंड। उनने बोला कि भैया तू मेरे को मत दे, मेरे को डायरेक्टली किसको दे दे? पीएम केयर फंड में दे दे। हमने ना सैलरी जब चालू की थी बच्चों रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर में, अभी खैर हमारा फास्ट ट्रैक वापस चालू हो रहा है जनवरी मिड से। जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है और पेपर देख के समझ में आ गया कि नहीं होने वाला, तो हमारा मई 26, सितंबर 26 और जैन 27 का फास्ट ट्रैक अभी फेस टू फेस में चालू हो रहा है पुणे में। आप आना चाहें तो जनवरी में आ सकते हैं, यस, या इसकी इंक्वायरी आप कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में सेल्स नंबर दिया है। एंड आप ऑनलाइन जीडीपीडी भी कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हैं। हम ये लाइव स्ट्रीम भी कर रहे हैं, मैं भी ले रहा हूं, दर्शन सर भी ले रहे हैं, करण सर भी ले रहे हैं, यस और नो। तो आपका डीटी लॉ और जीएसटी सॉर्ट हो सकता है मई 26 में। कंसेप्ट पे आते हैं कि सर क्या हुआ। सर सबसे पहली बात आपने क्या किया भैया? डिपॉजिट कर दिया, है ना। कहां कर दिया? पीएम केयर फंड में। जब हम सैलरी चालू करते हैं तब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं, फॉरगॉन ऑफ सैलरी। आपको सैलरी रिसीव होने से पहले आपने क्या कर दी? फॉरगो कर दी। फॉरगॉन ऑफ सैलरी इज ऑल्सो टैक्सेबल। तो सबसे पहली बात ये भी क्या होना चाहिए? टैक्सेबल होना चाहिए। एट द सेम टाइम आप पीएम केयर फंड में क्या कर रहे हैं? कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको एटीजी के डिडक्शन की भी बात यहां पे करनी चाहिए। लेकिन कब करनी चाहिए? सिर्फ ओल्ड स्कीम में। अब यहां पे देखते हैं कौन सी स्कीम है। यहां पे लिखा है ही हैज ऑप्टेड फॉर ऑप्शनल टैक्स रिजीम। ऑप्शनल टैक्स रिजीम का मतलब है बेटा यहाँ पे ओल्ड स्कीम। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब 115 बीएसई। तो ये क्वेश्चन ओल्ड स्कीम के हिसाब से सॉल्व होना चाहिए था, तो यहां पे एटीजी का भी एडजस्टमेंट आना चाहिए था मेरे हिसाब से। क्लियर है? सेकेंड, ही हैज रिसीव 62,500 एज लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द ईयर इक्विवेलेंट टू 15 डेज बेसिक पे। अब यहां पे हो सकता है कुछ बच्चों ने लीव एनकैशमेंट का पूरा फॉर्मेट बनाया था, जरूरत ही नहीं थी। ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है। पूछो क्यों? लीव एनकैशमेंट ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, रिटायरमेंट की कहीं बात ही नहीं की है, तो ये कंप्लीटली टैक्सेबल होना चाहिए था। लीव एनकैशमेंट का वर्किंग नोट बनाना ही नहीं था। तो कुछ लोगों को तो यहीं से समझ में आ गया, ये क्वेश्चन भी गया, और कुछ लोगों को लगा यस हमने कर दिया। तीसरा, उन्हें एंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है। एंटरटेनमेंट अलाउंस टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होता, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का यहां पे कोई डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट, his employer incurred 5 lakh towards medical treatment of married daughter outside India and 1 lakh for travel expenses। अब देखो यहाँ पे दो खर्चे हैं। पहला खर्चा क्या है बेटा? मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर उन्होंने खर्चा किया, और दूसरा खर्चा किया है 1 लाख के ऊपर। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट तो उतना किया है जितना आरबीआई ने परमिट किया है, इसलिए 4 लाख रुपए का कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली 5 लाख रुपए मेडिकल ट्रीटमेंट में किया है, जिसमें 1 लाख इंक्लूडेड है,
बराबर है। तो 4 लाख जो है वो तो आरबीआई की लिमिट के अंदर में है, तो आपको बेसिकली इसका कुछ नहीं करना। लेकिन क्योंकि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के ऊपर है, तो आपका ये जो 1 लाख का ट्रैवल एक्सपेंडिचर है ये टैक्सेबल होना चाहिए। ये जो 1 लाख रुपीस का ट्रैवल एक्सपेंडिचर है ये आपका क्या हो जाना चाहिए दोस्त, टैक्सेबल हो जाना चाहिए। बच्चों समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है क्या, कंटेंट समझ रहा है क्या बेटा आपको? हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हो सकता है आपको ये लगे कि ये क्या कंटेंट पढ़ा रहा है, और ऐसा तो ऐसे भी कई बच्चे हम लोग को मिलते हैं जिनके क्लासेस में कभी ये सब पढ़ाया ही नहीं गया है। तो अगर आप वो हैं जिनके क्लासेस में ये सब कभी नहीं पढ़ाया गया है तो आई एम जेन्युइनली सॉरी, आपको वापस से प्रिपेयर करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और फाइनेंस एक्ट बदला है। आप मेरे से जेन्युइनली पूछेंगे कि सर क्या बहुत सारे चेंजेस है क्या, तो मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो डाला है कि भैया मे में क्या चेंज हो जाएगा, लगे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको दे दूंगा कि क्या क्या चेंज होने वाला है, तो आप उसको देख लेना आराम से। नेक्स्ट आता है बेटा आपका हिज अपॉइंटमेंट। अपॉन हिज अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर फाइनेंस द कंपनी प्रोवाइडेड फ्री एजुकेशन टू हिज चाइल्ड इन अ स्कूल मेंटेन्ड बाय इट। एग्जाम्प्ट है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट पर मंथ 1000 रुपए से ऊपर नहीं जा रहा, इसी के लिए ये पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होने वाला है। यहां पे ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका ये गिफ्ट से रिलेटेड था एंड बहुत ही ईजी था। पहला आपको बताना था क्या था, ऑन द डे ऑफ हर मैरिज उनको गिफ्ट मिले 5,40,000 की, जिसमें से 60,000 जो है नॉन रिलेटिव से मिले। पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है। ये तो बिल्कुल अपने एमआरपी के अंदर में का एज इट इज क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो, हमारे बुक का एज इट इज क्वेश्चन है, आपको आया हुआ है गिफ्ट के ऊपर का। नेक्स्ट आता है आपका ऑन 1/11/2024 नीता एंटर करती है अग्रीमेंट में टू एक्वायर अ वेकेंट लैंड। एक्वायर करने के लिए क्या करते हैं आप, एंटर करते हैं कितने में, 25 लाख में। तो 25 लाख रुपीज आपका कंसिडरेशन बन गया। इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितने की है, इसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बन जाती है आपकी 30 लाख रुपीज की, राइट। 2% आप अकाउंट पे एक चेक से दे देते हैं एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और बाकी का रजिस्ट्रेशन के वक्त देते हैं, ठीक है। ऑन डिसंबर द डेट ऑफ एक्चुअल रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एनहांस हो गई, 33 लाख हो गई। तो यहां पे आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना रहने वाला है, 30 लाख रुपीज रहने वाला है। दैट इज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, क्योंकि पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन अकाउंट पे ही चेक से दिया था। तो आपका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 30 लाख रुपीज आएगा, और आपके 5 लाख रुपीज गिफ्ट में पकड़े जाएंगे। क्यों 5 लाख रुपीज गिफ्ट में पकड़े जाएंगे, बिकॉज स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन एंड ₹50,000। तो आपका यहां पे पहला गिफ्ट हुआ एग्जाम्प्ट, दूसरा गिफ्ट का वैल्यू हो गया 5 लाख रुपए। तीसरा, नीतू गिफ्ट करती है 4 लाख रुपए किसको, हस्बैंड को। हस्बैंड इसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है विद अ कैपिटल ऑफ 12 लाख रुपीज। ओके, 12 लाख रुपीज, इसमें 4 किसके हैं, वाइफ ने गिफ्ट किया और 8 ओन्ड है, ठीक है। एंड इसमें प्रॉफिट अर्न किया 5 लाख। अब ये कौन सा कंसेप्ट है, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी एंड क्लबिंग प्रोविजन। तो यहां पे हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो, प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहां पे प्रॉफिट आपका आया 5 लाख रुपीज इनटू गिफ्टेड अमाउंट आया 4 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां पे आया आपका 12 लाख रुपए। यस, इतना अमाउंट क्या किया जाएगा, नीतू को क्लब किया जाएगा। इतना अमाउंट क्या किया जाएगा, नीतू को क्लब किया जाएगा। ओके, अब आते हैं 4A के ऊपर। ये 4A वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा सेट ऑफ का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क का क्वेश्चन आता है। यहां बहुत गजब के ट्रिक्स एंड ट्रिक्स थे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर सेट ऑफ का, यस और नो, राइट। बच्चों डर के भागो मत, एक बात समझो, डरने से काम नहीं होगा। हो सकता है आपका बोलने आपका मन करे कि वीडियो को बंद करो, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको ग्रुप 2 से हटाना नहीं है कि भैया अगले बार तो अटेम्प्ट देना ही है, तो एक काम करता हूं मैं बूथ को दे देता हूं। समझो बात को, क्योंकि ये जो आप डिस्कशन कर रहे हैं ये भी आपके डीटी में वापस से नॉलेज वाला पार्ट है। मान के चलिए अगर आप कभी फास्ट ट्रैक के अंदर में आते हैं, आप रेगुलर लेक्चर के अंदर में आते हैं, तो ये कंटेंट आपको याद आएगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था, यस और नो, राइट। अब इधर सुनना, कुणाल कौन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है। नीचे आकर के जब हम देखते हैं तो हमको बोला है कि भैया आप अपनी ग्रॉस टोटल इनकम को कंप्यूट कीजिए ऑन द अजम्पशन दैट ही हैज ऑप्टेड फॉर डिफॉल्ट स्कीम। मतलब वो 115 बीएससी में आ रहा है, वो 115 बीएससी में आ रहा है, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहली बात, यहां पे आपको ग्रॉस सैलरी दी है, 115 बीएससी में आ रहा है, मतलब सबसे पहले 75,000 रुपीज आपने यहाँ पे सैलरी से माइनस करना चाहिए, और यहाँ पे आपने अपना नेट सैलरी निकालना चाहिए 1125। बढ़ते आगे, यहां पे आपको दिया है रेंट रिसीव और नीचे दिया है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये भी सिमिलर क्वेश्चन हमारे एमआरपी में अवेलेबल है, सिमिलर क्वेश्चन हमारे एमआरपी में अवेलेबल है, राइट। तो कोई बच्चे ने हमारा एमआरपी ईमानदारी से पढ़ के क्या होगा, उसको ये क्वेश्चन जमा होगा। अब रेंट रिसीव लिखा है, मतलब ये 8 लाख रुपए आपका जीएवी बना, म्युनिसिपल टैक्स दिया नहीं है, आया आपका एनएवी 8 लाख रुपए। एनएवी में से 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस होगा, 8 3 24, 2,40,000 रुपए। एंड आपका आईओबीसी कितना है, 2.5 लाख रुपीज। तो क्योंकि आपका प्रॉपर्टी लेट आउट प्रॉपर्टी है, आईओबीसी का पूरा डिडक्शन मिल जाएगा
और आपकी एचपी इनकम यहां पे जनरेट हो जाएगी। अब इस एचपी इनकम के अगेंस्ट में नीचे एक चीज लिखी है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का जो है वो लॉस है, लॉस रिलेटेड टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। इसको सर कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला। आपके मन में सवाल उठना चाहिए सर क्यों इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलने वाला? तो दोस्त उसका रियल रीजन ये है कि आपने 115 बीएससी के लिया है, 115 बीएससी में है तो एसओपी में आपका जो लॉस है वो और कुछ नहीं, वो आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का डिडक्शन आपको 115 बीएससी में नहीं मिलता और कोई लॉसेस भी है वो सेट ऑफ नहीं हो सकते। यस, तो 115 बीएससी क्योंकि आपने ऑप्ट किया है, ये लॉसेस सेट ऑफ नहीं होंगे, यही आपका एचपी बन जाएगा। और आपको नोट लिखनी होगी, एसओपी लॉस अंडर 115 बीएससी इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, पीजीबीपी फूड डिलीवरी से आया है, ये पीजीबीपी बन जाएगा। आपका एक और प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से आया है, ये 6 लाख रुपीज आपका पीजीबीपी बन जाएगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया ये प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर से रिलेटेड है तो एक से स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस इससे मैं एडजस्ट कर देता हूं, तो भैया ये भी नहीं होने वाला। सर क्यों नहीं होने वाला? सर इसलिए नहीं होने वाला क्योंकि अगर आप 115 बीएससी ले लेते हैं तो स्पेसिफाइड बिजनेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, आपको स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉसेस ही एडजस्ट करने नहीं मिलते, तो ना 3580 का डिडक्शन मिलेगा ना आपको ये लॉसेस सेट ऑफ करने की अनुमति मिलेगी। धन्यवाद। ये क्वेश्चन आपका यहां तक आ गया। अब आते हैं लास्ट पॉइंट, यहां पे क्लबिंग से रिलेटेड। मतलब आप देखो 3 से 4 पॉइंट तो सिर्फ क्लबिंग से बोले हैं, वो चैप्टर जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं वहां से तो आपको क्वेश्चन आया है। इधर देखिए, कुणाल ट्रांसफर करता है 10 लाख टू अ चैरिटेबल ट्रस्ट कि ट्रस्ट 240 किसको पे करेगा? सुनीता को पे करेगा, उनकी वाइफ को। अच्छा पता नहीं, आप मेरे को एक बात बताओ, कुणाल की भी वाइफ का नाम सुनीता, नीरज की भी वाइफ का नाम सुनीता, पता नहीं ये कौन सा पेपर था जिसकी वाइफ का पेपर सेटर था जिसकी वाइफ का नाम सुनीता है? 2 लोग, नीरज की भी वाइफ का नाम सुनीता, कुणाल की भी वाइफ का नाम सुनीता, कैसे? तो मतलब पेपर सेटर की वाइफ का नाम सुनीता है या उसका भूला हुआ प्यार सुनीता है। ध्यान से सुनिएगा। तो कुणाल ने ट्रांसफर किए हैं 10 लाख रुपीज टू चैरिटेबल ट्रस्ट विद द डायरेक्शन दैट ट्रस्ट विल पे 2.40 लाख टू मिसेस सुनीता एनुअली। आपने ट्रस्ट को दिया, ट्रस्ट आपकी वाइफ को दे रहा है और आपने ये कभी भी वापस लिया जा सकता है फुल अमाउंट एज पर द विश। मतलब यहां पे आपका लगा धारा 61 सेक्शन 61 रिवोकेबल ट्रांसफर, और रिवोकेबल ट्रांसफर के तहत 2,40,000 क्या किए जाएंगे दोस्त? क्लब किए जाएंगे। यस, तो इस हिसाब से आपका क्या निकलना चाहिए था? टोटल इनकम निकलना चाहिए था, डिडक्शन आपको मिलने नहीं वाला और इस तरीके से आप 6 मार्क लेके आएंगे। 2 नोट लिखनी कंपलसरी थी कि इन दोनों का लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। चलिए बी पार्ट पे आते हैं इसके। आपको ट्रू एंड फॉल्स लिखना है, ट्रू और फॉल्स अलॉन्ग विथ रीजन लिखने हैं। तो आप यहां पे अगर सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिख के आए हैं, बधाई हो, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। रीजन भी लिख के आए हो, बधाई हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो सुनिए सर, पहला क्वेश्चन क्या है? मिस्टर राजीव इज अ नॉन वर्किंग पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म हुज टर्नओवर इज 18 करोड़। फर्म का टर्नओवर क्या है? 18 करोड़, मतलब फर्म टैक्स ऑडिट में है। फर्म का टर्नओवर क्या है? 18 करोड़, मतलब फर्म टैक्स ऑडिट में है। एंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। चलो ये इन्हें खुद ही बोल दिया। ड्यू डेट क्या है फाइलिंग द रिटर्न की? ये आपसे पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि राजीव जो है, जो नॉन वर्किंग पार्टनर है, इसकी ड्यू डेट क्या बनेगी? इसको सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, इसकी कोई अदर इनकम नहीं है। तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन बेस्ड है सेक्शन 139(1) के ऊपर। तो यहां पे मैं आपको क्लियर कट बता दूं, पॉइंट नंबर 1, 139(1) अगर कोई टैक्स ऑडिट में कवर है तो उसकी डेट बनती है 31 अक्टूबर। तो फर्म की डेट बन जाएगी 31 अक्टूबर 2025। फर्दर मोर, अगर फर्म टैक्स ऑडिट के अंदर में कवर है तो पार्टनर की भी डेट बन जाती है 31 अक्टूबर। पूछो क्यों? आपको याद हो तो फास्ट ट्रैक एंड रेगुलर के अंदर में दोनों में मैंने एक बात बहुत चिल्ला चिल्ला के कही थी कि आप पार्टनर का इनकम कंप्यूट ही नहीं कर सकते जब तक कि फर्म का इनकम कंप्यूट ना हो जाए, क्योंकि पार्टनर का इनकम बुक प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। तो लॉजिकली जब तक कि फर्म का रिटर्न नहीं जाता, पार्टनर का रिटर्न जा नहीं सकता। एंड दैट इज द रीजन पार्टनर का भी ड्यू डेट जुलाई नहीं अक्टूबर होगा। इररिलेवेंट है कि वो एक्टिव पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिव पार्टनर हो, स्लीपिंग पार्टनर हो, दोनों का जो डेट है वो 31 अक्टूबर बन जाएगा। गेम ओवर। यहां पे आपके 2 मार्क्स थे, अब बचे 2 मार्क्स और खींचते हैं अपन। कालरा इंडिविजुअल है, ऑप्ट आउट कर रहे हैं डिफॉल्ट स्कीम से and is engaged in the business of trading of textile yarn. During the year, net profit from the business carried on by him is 3.9 lakh. He has no other source of income and he contributed 1.5 lakh is public provident fund. As his income does not exceed maximum amount not chargeable to tax, he is of the opinion that he is not required to file return. गलत। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है 3.9। आपका पीपीएफ कंट्रीब्यूशन है क्या?
आपका पीपीएफ कंट्रीब्यूशन है 1.5, तो आपकी टोटल इनकम बन रही है 2.4, लेकिन रिटर्न भरने के लिए हम ग्रॉस इनकम देखते हैं ना कि नेट इनकम। यस और नो? तो ये क्योंकि ग्रॉस इनकम 3.9 है, आपको रिटर्न भरने की जरूरत है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, दीज आर द रीजन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से सुनना। सोनाक्षी की एज है 52 एंड हैज कम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेस। ही हैज फाइल्ड, ओहो मैंने सोनाक्षी कह दिया, आई स्टैंड करेक्टेड सोलंकी, क्योंकि मेरे को ही पे समझ में आया कि मैंने शायद नाम ही गलत पढ़ा है। तो मिस्टर सोलंकी की एज है 52, इनकम है उनकी बिजनेस एंड प्रोफेशन से और अदर सोर्सेज से भी। उन्होंने रिटर्न फाइल किया था बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बट सम इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द रिटर्न फाइल अंडर 139(1). AO कंसिडर इट एज डिफेक्टिव, डिस्कस द प्रोविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न। तो हमने इसको कंसेप्ट को पढ़ा था 139(9) के अंदर में, जहां पे हम लोगों ने इसको कहा था कि भैया सुनना, अगर आपको कोई डिफेक्ट मिलता है सबसे पहले एओ आपको क्या देता है, नोटिस देता है। 15 दिन का टाइम दिया जाता है, 15 दिन में आपने अगर इसे रेक्टिफाई कर लिया तो ये रिटर्न बन जाता है एक वैलिड रिटर्न, और अगर आपने इसे रेक्टिफाई नहीं किया तो ये बन जाता है इनवैलिड रिटर्न। अब आपको मैं एक बात बताऊं, रिटर्न में मैंने जो एबीसी एनालिसिस डाला था ना भाई, मेरा तो एक्सपेक्टेशन था कि अपडेटेड रिटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये तो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन निकला, ये तो बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन निकला कि भैया पहली बार उन्होंने डिफेक्टिव रिटर्न के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है। यस और नो मालिक? तो यहां आपका डीटी का पेपर था। डीटी का पेपर कुछ इस तरीके से था, मैंने आपको फेयरली सारी चीजें बता दी, राइट। मेरे पास ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे पास सिर्फ ये पेपर आया है, मेरे पास है ना एमसीक्यू का पेपर नहीं आया। तो एमसीक्यू का पेपर कभी किसी दिन और दिन में डिस्कशन में ट्राई करूंगा कि डाल दूं, हालांकि नेसेसरी नहीं है मैं डाल दूं, यहीं पे आपको पता चल जाएगा। वो 15 मार्क आपको पता है कैसे क्या डील होंगे, बट मैंने आपको 35 का डीलिंग तो ऑलरेडी बता ही दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 तरीके के बच्चे और 3 तरीके के सजेशन है। पहला, जिनको लगता है कि सर चलो ये तो मेरा चलेगा, यहां से मेरे को मोटे मोटे तौर पे 20 मार्क्स आ रहे हैं, जीएसटी मेरा फेयरली अच्छा गया है, सर मैंने क्या करना चाहिए। अगर आपका डीटी और जीएसटी ये दोनों मिला करके आपको लगता है कि नहीं यार आप सर्वाइव कर जाएंगे, 40+ आपको आ जाएंगे और लगभग आपका एग्रीगेट भी बन जाएगा, आपने कुछ नहीं करना चाहिए, वेट फॉर द रिजल्ट। दूसरा, जिसको फेयरली ये पेपर देके समझ में आ गया कि भैया डीटी घुस गया है और इस चक्कर में मेरा जीएसटी भी घुस गया है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने सब प्रिपरेशन चालू करनी चाहिए वापस से। फाइनेंस एक्ट आपका बदला है, अब आपका फाइनेंस एक्ट 25 है, बहुत सारे चेंजेस है और इस हिसाब से आपके पूरे कैलकुलेशन भी बदलेंगे। क्लियर कह दूं मैं, क्या पुरानी बुक से काम चल जाएगा? द आंसर इज नो। आपको आपका रेगुलर बुक बदलना है, आपको आपका क्वेश्चन बैंक बदलना है और आपको नई क्लासेस की शायद जरूरत पड़ सकती है जिसमें प्रैक्टिस करें आप। तीसरा सिचुएशन वो हो सकता है कि सर मैंने तो ग्रुप दिया ही नहीं था, मैं अब क्या करूं, मतलब मैंने सोचा था मैं दूंगा पर अकाउंट्स का पेपर इतना फालतू गया कि मैंने सर डीटी वगैरह कुछ भी नहीं किया। आपकी भी सेम ही सिचुएशन है जो सेकंड वाले की है, आपको फिर से पूरा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, डीटी एज वेल एज जीएसटी का, और सारा कंटेंट वापस से एक बार पढ़ना पड़ेगा। ये सुनो मालिक, दिल में कुछ बात हो या मैंने भी हो सकता है कुछ गलती कर दी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अपने इन सारे दोस्तों को ये वीडियो भेज दें जिनको आपको लगता है कि डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है पेपर देने के बाद। और बाकी आप हमारे चैनल पे बने रहें और इंस्टाग्राम पे CA विजय साडा सर्च कर लें, मैं आपको वहीं मिल जाऊंगा। राइट, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।